Hello students, welcome to my channel. Today we are going to discuss Raman effect and then the experimental study of Raman effect, and then we will discuss classical theory of Raman effect, and then finally we will discuss quantum theory of Raman effect. So classical theory जो है उसने भी Raman effect को explain किया था, but ये जो theory थी that is imperfect, तो इस करके जो है quantum theory आई थी और quantum theory ने जो है Raman effect को explain किया. तो सबसे पहले जो है Raman effect ही क्या था. सो रमन इफेक्ट वॉज गिवन बाय सीवी रमन इन 1928. सो सीवी रमन ने जो है ये रमन इफेक्ट दिया था 1928 में. तो सीवी रमन ने बेसिकली क्या किया था कि लाइट को जो है किसी लिक्विड सैंपल में से पास किया और उसके बाद जो है स्कैटर्ड लाइट को इन्होंने स्टडी किया. तो इन्होंने क्या देखा कि जब भी हम किसी मोनोक्रोमेटिक बीम को जो है किसी ऑर्गेनिक लिक्विड में से पास करते हैं, ऑर्गेनिक लिक्विड में भी बेंजीन टोलिन इसमें से हम पास करेंगे, तो स्कैटर्ड लाइट जो है वो सिर्फ ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी जो हमने इंसिडेंट करवाई थी वही कंटेन नहीं करती, प्लस इसके साथ जो है कुछ एडिशनल फ्रिक्वेंसी भी कंटेन करती है. इस तरह की जो स्कैटरिंग होती है वो आपकी क्या कहलाती है, रमन इफेक्ट कहलाती है. तो इस तरह की स्कैटरिंग जिसमें अंदर जो है हमें जो स्कैटर्ड लाइट जो है ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी के साथ साथ जो है कुछ एडिशनल फ्रिक्वेंसीज भी हमें जो है नज़र आई, तो वो आपकी क्या कहलाएंगी, रमन इफेक्ट कहलाएंगी. सो ये जो स्कैटरिंग बेसिकली क्या हुई थी, जो स्कैटरिंग हुई थी फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स विथ चेंज इन फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड रमन इफेक्ट. तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब भी हमने मोनोक्रोमेटिक बीम को हमने पास किया इस सैंपल में से, तो सैंपल में जैसे बेंजीन के मॉलिक्यूल्स थे, तो इनके साथ जब वो इंटरेक्ट हुए तो इसकी वजह से जो है कुछ ना कुछ जो है चेंज इन फ्रिक्वेंसी हुआ, यानी कि जो हमने ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी भेजी थी इसके साथ साथ जो हमें कुछ फ्रिक्वेंसीज में जो चेंजेस नज़र आए थे, एंड दैट इफेक्ट इज़ योर रमन इफेक्ट. तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमारे पास जो है इस सैंपल के अंदर जो है हमें ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी की लाइन तो हमें नज़र आई, प्लस हमें जो है लो वेव नंबर साइड पे जो है, मान लो लो वेव नंबर साइड पे जो है हमें मोर इंटेंस लाइंस हमें नज़र आई. तो दिस हमें ये जो है लाइंस, बहुत सारी लाइंस हमें नज़र आई और इनकी इंटेंसिटी क्या थी, बहुत ज़्यादा थी. और हाई वेव नंबर साइड पे हमें जो है जो लाइंस नज़र आई थी उनकी इंटेंसिटी क्या थी, कम थी. सो लाइंस ऑन लो वेव नंबर साइड वर मेड न्यूमरस एंड आर मोर इंटेंस देन हाई फ्रिक्वेंसी साइड. तो जो लाइंस हमें लो वेव नंबर साइड पे हमें नज़र आई इनको इन्होंने नाम दिया स्टोक्स लाइंस, और जो लाइंस हमें जो है हाई फ्रिक्वेंसी साइड पे नज़र आई इन्होंने नाम दिया एंटी स्टॉक लाइंस. तो हमें जो है दो तरह की लाइंस हमें नज़र आती हैं तो स्पेक्ट्रम के अंदर. एक तो हमारे पास ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी की आ गई न्यू नॉट, प्लस हाई वेव नंबर साइड पे जो हमें लाइंस नज़र आ रही थी वो आपकी क्या कहलाई, आपकी एंटी स्टॉक्स लाइंस कहलाई, और इनकी इंटेंसिटी जो है कम थी किससे, लो फ्रिक्वेंसी साइड पे जो हमें लाइंस नज़र आई थी उनके कंपैरेटिवली. तो यहाँ से एक और न्यू टर्म इन्होंने डिफाइन करी जिसको इन्होंने नाम दिया रमन शिफ्ट. सो रमन शिफ्ट इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी एंड द स्कैटर्ड फ्रिक्वेंसी. तो जो लाइट हमने इंसिडेंट करवाई है उसकी फ्रिक्वेंसी और जो हमारे पास स्कैटर्ड होके आई है मान लो न्यू डैश, वो जो फ्रिक्वेंसी है इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज़ योर रमन शिफ्ट. सो रमन शिफ्ट इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा न्यू से, एंड डेल्टा न्यू इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी, जो हमने इंसिडेंट लाइट ली है उसकी फ्रिक्वेंसी मान लो न्यू नॉट है, और जो हमारे पास स्कैटर्ड होके सैंपल से स्कैटर्ड होके लाइट आई है वो मान लो न्यू डैश है. सो डेल्टा न्यू इज इक्वल्स टू न्यू नॉट माइनस न्यू डैश. तो ये जो रमन शिफ्ट है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है. इट विल ओनली डिपेंड अपॉन द स्कैटर्ड फ्रिक्वेंसी, और वी कैन से दैट विल ओनली डिपेंड अपॉन द स्कैटर्ड मॉलिक्यूल, और वी कैन से दैट स्कैटर्ड सैंपल. जो भी हम सैंपल यूज कर रहे हैं उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, बिकॉज डिफरेंट सब्सटेंसेज विल प्रोड्यूस डिफरेंट स्कैटरिंग. तो डिफरेंट सब्सटेंसेज डिफरेंट स्कैटरिंग प्रोड्यूस करेंगे. सो जो हमारा रमन शिफ्ट है वो सिर्फ और सिर्फ जो है नेचर ऑफ सैंपल के ऊपर डिपेंड करता है. इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी. ठीक है ना, आप कोई भी फ्रिक्वेंसी की लाइट आप इंसिडेंट करवा लो, इट विल ओनली, रमन शिफ्ट विल ओनली डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सैंपल यूज. जो भी हम सैंपल यूज कर रहे हैं उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि ये जो सैंपल होगा वो हर सैंपल होगा हर एक की अपनी क्या होगी, स्कैटरिंग होगी, हर एक की अपनी न्यू डैश होगी. तो ये वेरी करेगा, तो यहाँ से जो है हमारा डेल्टा न्यू क्या करेगा, वेरी करेगा. ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं कुछ केसेस. देखो अगर आप देखो कंडीशन ले लें, न्यू नॉट इज ग्रेटर देन, अगर मैं कंसीडर करूँ ये वाला केस कि न्यू नॉट इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, तो हमने जो फ्रिक्वेंसी स्कैटर्ड फ्रिक्वेंसी है दैट इज ग्रेटर देन इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी. तो इस केस में हमारे पास डेल्टा न्यू क्या हो जाएगा, दैट इज नेगेटिव. और नेगेटिव होगा तो ये जो हमारे पास रमन स्पेक्ट्रा जो हमें मिलता है इसके अंदर ये वाली जो लाइंस होती हैं ये आपकी कौन सी लाइंस होती हैं, आपकी एंटी स्टॉक्स लाइंस होती हैं.
तो जब आपको रमन स्पेक्ट्रा मिलेगा तो उसके अंदर जो है ये वाली लाइंस क्या कहलाएंगी, आपकी एंटी स्टॉक लाइंस कहलाएंगी। उसके बाद द सेकंड वन इज जब न्यू नॉट हम मान के चलते हैं न्यू डैश इज लेस देन न्यू नॉट, इन दैट केस डेल्टा न्यू यानी कि रमन शिफ्ट इज पॉजिटिव, तो हमारे पास जो लाइंस होंगी वो कौन सी लाइंस होंगी आपके रमन स्पेक्ट्रा में, दैट इज स्टोक्स लाइंस। तो स्टोक्स लाइंस हमें कब मिलेंगी, जब हमारा क्या होगा कि स्कैटर्ड जो है वो क्या होगा, लेस होगा इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो स्कैटर्ड जो होंगी वो लेस होंगी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी से। सो आपकी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इज न्यू नॉट, तो मैंने बोला था जब न्यू नॉट इज लेस देन व्हेन वी आर ऑन लो वेव नंबर साइड तो हमें कौन सी लाइंस मिलती हैं, स्टॉक लाइंस। और जब हम हाई फ्रीक्वेंसी साइड पे अगर हम जाते हैं देन वी विल गेट एंटी स्टॉक लाइंस इन रमन स्पेक्ट्रा। तो वही हो रहा है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि जब न्यू डैश इज ग्रेटर देन न्यू नॉट है तो हमें एंटी स्टॉक्स लाइंस मिल रही हैं, एंड न्यू डैश इज लेस देन न्यू नॉट है तो हमें कैसी लाइंस मिल रही हैं, आपकी स्टॉक लाइंस मिल रही हैं। यानी कि जब लो फ्रीक्वेंसी साइड पे अगर हम मूव करेंगे तो हमें जो है स्टॉक लाइंस मिलेंगी, हाई फ्रीक्वेंसी साइड पे हम मूव करेंगे तो एंटी स्टॉक लाइंस मिलेंगी। और लो फ्रीक्वेंसी साइड की जो स्टॉक लाइंस हैं दैट इज मोर इंटेंस एज कंपैरिजन टू हाई फ्रीक्वेंसी साइड। क्यों मोर इंटेंस है, क्योंकि इनका रमन शिफ्ट क्या है, पॉजिटिव है। नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंटल स्टडी। तो उन्होंने जो है एक सैंपल लिया, ठीक है ना, जो भी सैंपल इन्होंने कंसीडर करना है, आप कोई भी सैंपल जिसको आप इन्वेस्टिगेट करना चाहते हो वो आप सैंपल यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो। तो उसके बाद जो है इसके ऊपर हम क्या करेंगे, मोनोक्रोमेटिक बीम हम जो है फोल करवाएंगे एंड देन वी विल नोट द स्कैटर्ड लाइट, ठीक है ना, स्कैटर्ड लाइट को हम मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस स्पेक्ट्रोग्राफ। तो इसकी एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट एक बार देख लेते हैं कि हम इन्होंने क्या लिया था, रमन जो सीवी रमन थी इन्होंने जो एक रमन ट्यूब ली थी, और रमन ट्यूब जो है दैट इज मेड अप ऑफ ग्लास। तो ये जो रमन ट्यूब थी वो कैसी थी, ग्लास से मिलके बनी थी, और इसकी जो डायमीटर था दैट इज 1 से 2 सेंटीमीटर, यानी कि हमारे पास कह सकते हो ये ग्लास ट्यूब थी, ग्लास ट्यूब, और इसका जो डायमीटर की अगर मैं बात करूँ दैट इज 1 से 2 सेंटीमीटर, एंड इसकी जो लेंथ थी वो 10 से लेके 15 सेंटीमीटर के बीच में लाई करती थी। तो इस रमन ट्यूब के अंदर जो है इन्होंने क्या लिया था, सैंपल लिया था। तो इस रमन ट्यूब के अंदर जो है सैंपल था, ठीक है। तो इसका एक एंड जो था रमन ट्यूब का उसको इन्होंने जो एक हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर से जो है ज्वाइन किया हुआ था। सो ये जो हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज बेसिकली, इसका अगर हम देखें ये जो हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर है ये जो है बाहर से जो है आप देखोगे ब्लैक एंड कर रखा है ताकि जो है सूटेबल बैकग्राउंड हमें मिल सके। एंड देन एक जो सेकंड एंड था उसको इन्होंने क्लोज किया हुआ था विद सम ऑप्टिकल प्लेन ग्लास ट्यूब। तो यहाँ पे जो है इन्होंने ऑप्टिकली प्लेन ग्लास ट्यूब से इसको सेकंड एंड को इन्होंने कवर किया हुआ था, और एक छोटी सी विंडो दे रखी थी। ये जो छोटी सी विंडो थी इसका काम क्या था, जो भी लाइट स्कैटर्ड होगी वो इस विंडो में से निकलेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक सैंपल लिया था दैट इज इन रमन ट्यूब, एंड रमन ट्यूब का एक एंड एक हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर से उन्होंने अटैच कर रखा था, एंड दैट इज प्रोवाइडिंग द सुटेबल बैकग्राउंड, एंड अनदर एंड इज कनेक्टेड टू अ ऑप्टिकली प्लेन ग्लास ट्यूब कवर्ड विथ अ ऑप्टिकली प्लेन ग्लास ट्यूब। और इसके अंदर जो है स्मॉल एंट्रेंस के लिए इन्होंने स्मॉल विंडो लगा रखी थी जिससे लाइट बीम जो है स्कैटर्ड हुई है वो इसमें से निकल जाए, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया हुआ था, यहाँ पे एक ये जो सोर्स ली थी, सोर्स यहाँ पे इन्होंने जो है मर्कुरी वेपर लैंप लिया था। तो मर्कुरी वेपर लैंप से जो भी लाइट आएगी वो सब, अब मर्कुरी वेपर लैंप में तो हर फ्रिक्वेंसी की हमें लाइट मिलेगी, तो उसको मोनोक्रोमेटिक बनाने के लिए जो है यहाँ पे एक फिल्टर लगा रखा था। तो फिल्टर का काम क्या था, जो भी सोर्स में से लाइट आएगी वो इस फिल्टर में से पास करेगी, फिल्टर में से पास होके जो है एक मोनोक्रोमेटिक बीम बन जाएगी। जब मोनोक्रोमेटिक बीम होगी उसको इन्होंने फर्दर जो है एक रिफ्लेक्टर लगा रखा था यहाँ पे, एंड दिस इज योर रिफ्लेक्टर। सो ये जो है मेटालिक रिफ्लेक्टर था, तो इसके यहाँ पे एक छोटा सा इन्होंने होल किया हुआ था, ठीक है ना। तो जो भी लाइट आएगी वो इस मोनोक्रोमेटिक लाइट यहाँ से जो है इस सैंपल के ऊपर फॉल करेगी, और जब इस सैंपल के ऊपर फॉल करेगी, ठीक है ना, तो उसके बाद जो है आप कह सकते हो कि मोनोक्रोमेटिक लाइट आई इस मेटालिक रिफ्लेक्टर में से, स्मॉल एंट्रेंस दे रखी यहाँ से पास करी, एंड देन वो जो है रमन ट्यूब के अंदर जो है एंटर कर गई, आप कह सकते हो सैंपल के ऊपर फॉल कर गई। उसके बाद जो है यहाँ पे इन्होंने जो है पूरी अरेंजमेंट जो थी यहाँ पे जो है वाटर सर्कुलेट किया हुआ था ताकि अगर ओवर हीटिंग हो जाती है तो उससे बचाया जा सके। अब उसके बाद जो है जो भी स्कैटर्ड बीम थी उसको फर्दर जो है यहाँ पे स्पेक्ट्रोग्राफ लगा हुआ है दैट इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रमन ट्यूब की अगर एक्सिस ये है तो यहाँ पे जो है स्पेक्ट्रोग्राफ लगा हुआ है। तो ये क्या करेगा, जो भी आपके पास स्कैटर्ड लाइट होएगी उसे जो है ये स्पेक्ट्रोग्राफ जो है नोट करेगा। सो अब यहाँ पे क्या था, ये क्या कर रहा है, नोट कर रहा है जो भी हमारे पास स्पेक्ट्रम में जो भी लाइंस आ रही हैं। तो हमारे पास जो इंटेंस, मान लो CCl4 हमने लिक्विड लिया है यहाँ पे, ठीक है ना, CCl4 हमने सैंपल लिया है, तो
ये हमारे पास जो भी इंटेंस लाइंस आएंगी, रमन लाइंस हमें आएंगी। देखो रमन लाइंस इज बेसिकली जो हमारे पास ओरिजिनल लाइन है प्लस एंटी स्टोक लाइन और स्टोक्स लाइन, सारी लाइंस है वो आपकी क्या कहलाती है, रमन लाइंस कहलाती हैं। तो जो भी रमन लाइंस आएगी वो ये जो स्पेक्ट्रोग्राफ है वो 1 घंटे में रिकॉर्ड कर लेगा, ठीक है। और मतलब कि 1 घंटे के अंदर जो है इंटेंस रमन लाइंस हमें नजर आ जाएंगी। और पूरी रिकॉर्डिंग करने के लिए जो है, पूरा स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करने के लिए इसे 10 से 15 आवर्स लग सकते हैं। सो डिपेंड करेगा कितनी इंटेंसिटी की हम जो है इंसिडेंट बीम ले रहे हैं, ठीक है ना, और स्पीड क्या है स्पेक्ट्रोग्राफ के ऊपर, तो इनके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। सो यहाँ पे जो है इसका काम क्या है, इसका काम बेसिकली क्या है कि रमन लाइंस आई हैं उसे रिकॉर्ड करना, उसको फोटोग्राफ करना, ठीक है ना। सो यहाँ पे ये फोटोग्राफ करेगा रमन लाइंस को। तो बेसिकली हो क्या रहा है, सोर्स से आई लाइट क्या हुई, फिल्टर होके मोनोक्रोमेटिक एंड मोनोक्रोमेटिक फॉल्स ऑन द एंटर्स इनटू द रमन ट्यूब जहाँ पे सैंपल प्लेस्ड है, एंड इस एंट्रेंस से जो है जो भी स्कैटर्ड लाइट होगी वो यहाँ पे स्पेक्ट्रोग्राफ में जाएगी एंड इट कैन बी फोटोग्राफ्ड, ठीक है ना। तो फोटोग्राफ्ड हो जाएगी और हमें जो है रमन स्पेक्ट्रा हमें कंप्लीट रमन स्पेक्ट्रा हमें मिल जाएगा। अब ये जो स्पेक्ट्रा तो हमें मिल गया, अब क्लासिकल थ्योरी ने जो है किस तरह से जो है रमन इफेक्ट को एक्सप्लेन, नाउ वी विल सी हाउ क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेन द रमन इफेक्ट। सो क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ने जो है रमन इफेक्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, पर ये जो क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ने जो एक्सप्लेनेशन दी थी रमन इफेक्ट की वो इनपरफेक्ट थी, वो परफेक्ट नहीं थी। तो इसकी वजह से आगे हमारे पास क्वांटम थ्योरी आई थी। तो क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी किसके ऊपर बेस्ड थी कि उन्होंने कहा कि जब भी हम सैंपल में से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करेंगे तो सैंपल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, पोलराइज्ड हो जाएंगे। सो पोलराइज हो जाएंगे अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है जो भी उसकी डायरेक्शन होगी उसके अराउंड जो है वो क्या हो जाएंगे, पोलराइज्ड हो जाएंगे। तो जब मॉलिक्यूल्स पोलराइज हो जाएंगे तो उस केस में जो है इनके पास खुद का क्या होगा, डायपोल मोमेंट होगा। तो कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। सो यहाँ पे मान के चला कि हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने जो अप्लाई की है दैट इज गिवन बाय, मतलब ये जो थ्योरी थी इसी के ऊपर बेस्ड थी कि जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तब क्या हो जाता है, पहले क्या था जो पॉजिटिव नेगेटिव जो सेंटर थे दोनों के क्या कर रहे थे, कोइंसाइड कर रहे थे बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की थी पॉजिटिव नेगेटिव सेंटर जो थे वो मॉलिक्यूल्स के क्या कर रहे थे, कोइंसाइड कर रहे थे। व्हेन वी अप्लाई सम इलेक्ट्रिक फील्ड तब क्या हुआ कि पॉजिटिव नेगेटिव सेंटर्स अलग अलग हो गए, ठीक है। और वी कैन से दैट ये जो है एक तरह से डाइपोल्स बन गए, ठीक है। और आपको पता है जो भी जब ये नेट डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो गया तो जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी है। सो जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी तो ये मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, पोलराइज हो गए और इनका खुद का क्या हो गया, कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट डेवलप हो गया। सो मान लो जो हमने स्ट्रेंथ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की अप्लाई करी थी दैट इज गिवन बाय E इज इक्वल्स टू E नॉट कॉस 2 पाई न्यू नॉट इंटू टी। मान लो इन मॉलिक्यूल्स की वजह से जो डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड हुआ P, और ये जो P था जो भी डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हुआ है दैट विल डेफिनेटली डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो P जो है हमारे पास जो डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हुआ है वो क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड से। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा जो है क्या होगा, हमारे पास डाइपोल मोमेंट होगा। सो P जो है प्रोपोर्शनलिटी व्हेन कन्वर्टेड इनटू इक्वालिटी, तो यहाँ पे हमारे पास एक कॉन्स्टेंट आएगा जिसको हमने नाम दिया अल्फा। और ये जो अल्फा था दैट इज बेसिकली इसको हम क्या कह सकते हैं, पोलराइजेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है ना। इसको क्या नाम दिया, पोलराइजेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये जो हमारे पास न्यू कांस्टेंट निकल के आया। सो आपको पता है जो हमारे पास ये जो है बेसिकली क्या है, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, तो हमने जो है मैग्नीट्यूड लिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। सो दैट इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड P इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास, अल्फा E। सो इसी इक्वेशन नंबर आप मान लो 2 है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, P इज इक्वल्स टू अल्फा E नॉट कॉस, यहाँ पे भी हमने जो है मैग्नीट्यूड की टर्म्स में लिखा हुआ है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू E नॉट कॉस 2 पाई न्यू नॉट इंटू टी, ठीक है ना। सो P इज इक्वल्स टू अल्फा E नॉट कॉस 2 पाई न्यू नॉट इंटू टी, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। सो न्यू नॉट इज बेसिकली क्या है, जो हमने फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट करवाई है सैंपल के ऊपर। तो जो भी हम फ्रीक्वेंसी हम इंसिडेंट करवाएंगे इस सैंपल के ऊपर, ठीक है, तो जो भी हम फ्रीक्वेंसी सैंपल के ऊपर इंसिडेंट करवाएंगे तो ये क्या करेगा, इस डाइपोल मोमेंट के साथ जो है इंटरेक्ट करेगा। तो जब हम लाइट इसके ऊपर इंटरेक्ट करेंगे, इस मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट करेगा, सो ये क्या करेंगे कि सेम फ्रीक्वेंसी की जो हमें क्या दे देंगे, स्कैटर्ड लाइट दे देंगे। तो जो हमें क्या मिलेगी, सेम फ्रीक्वेंसी की हमें जो है क्या मिल जाएगी, स्कैटर्ड लाइट मिल जाएगी। या आप ये भी कह सकते हो कि ये जो डाइपोल मोमेंट जो है वो क्या करने लग जाएगा,
जो डायपोल मोमेंट है मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है, ये जो है इसकी ऑसिलेटिंग जो फ्रीक्वेंसी होगी वो सेम होगी जो आपकी जो है जो फ्रीक्वेंसी हमने इंसिडेंट करवाई थी। सो हमें जो है स्कैटर्ड होके भी, यानी कि इंसिडेंट और स्कैटर्ड जो है हमें जो है सेम फ्रीक्वेंसीज हमें मिलेंगी। तो ये जो है इसको हम क्या कहते हैं, रेले स्कैटरिंग। तो इसको हम क्या कहते हैं, इन्होंने नाम दिया इसको क्या कहते हैं, रेले स्कैटरिंग। सो रेले स्कैटरिंग हमें कब मिलती है कि जब हम न्यू नॉट को इंसिडेंट करवाएंगे, जो भी डायपोल मोमेंट इंड्यूस हुआ है मॉलिक्यूल के अंदर उसके साथ जब वो इंटरेक्ट करेंगे तो जो है ये डायपोल्स जो है वो सेम फ्रीक्वेंसी से क्या करेंगे, ऑसिलेट करेंगे और हमें जो है सेम फ्रीक्वेंसी जो है हमें स्कैटर्ड में भी मिलेगी। तो इस करके इसको हम क्या कहते हैं, रेले स्कैटरिंग कहते हैं। तो ये जो है क्या कहलाती है, आपकी रेले स्कैटरिंग कहलाती है। अब देखो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं, अब इनका हमने जो है पहले रोटेशनल मोशन नहीं कंसीडर किया। सो जब हम मान के चलेंगे ये मॉलिक्यूल्स जो है वाइब्रेट कर रहे हैं प्लस वो क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं अपनी एक्सिस के अबाउट, तो उसकी वजह से क्या होगा, इनका जो है एमिटेड आप कह सकते हो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, एमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, मान लो कि किसी फ्रीक्वेंसी एन से क्या हो जाता है, पीरियोडिकली चेंज हो रहा है बार बार। और इस करके जो है अगर मैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट किसी भी टाइम पे लिखूं ऑसिलेटिंग मॉलिक्यूल की, तो दैट इज गिवन बाय, सो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट अगर मैं ऑसिलेटिंग मॉलिक्यूल की बात कर रही हूँ किसी भी इंस्टेंट पे, दैट इज गिवन बाय पी इज इक्वल्स टू अल्फा ई नॉट कॉस 2 पाई न्यू नॉट इंटू टी कॉस 2 पाई न्यू टी प्लस में क्या आ गया, डेल्टा। सो ये जो डेल्टा आया है इसको हम क्या कहते हैं, फेस फैक्टर। इसको क्या कहेंगे, फेस फैक्टर। कि अब क्या हो रहा है, बेसिकली दिस मॉलिक्यूल्स आर वाइब्रेटिंग और वी कैन से दैट रोटेटिंग। ठीक है ना, ये मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं और रोटेट कर रहे हैं। तो इस करके जो हमारे पास एमिटेड वेव है उसका एम्पलीट्यूड जो है कुछ फ्रीक्वेंसी एन के बाद जो है क्या होता जा रहा है, बार बार चेंज होता जा रहा है। ठीक है, तो हमने किसी भी, मान लो अब एम्पलीट्यूड इज चेंजिंग, ठीक है ना, एम्पलीट्यूड इज चेंजिंग, तो किसी भी इंस्टेंट पे जो है हमने इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हमने लिखा है ऑसिलेटिंग मॉलिक्यूल का, एंड दैट इज गिवन बाय P इज इक्वल्स टू अल्फा ई नॉट कॉस 2 पाई न्यू नॉट इंटू टी कॉस 2 पाई न्यू टी प्लस में डेल्टा। डेल्टा क्यों आया है, क्योंकि डेल्टा इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के लिए डेल्टा डिफरेंट है क्योंकि फेज क्या हो रहा है, बार बार चेंज होता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है क्या लगाएंगे, कॉस ए कॉस बी लगाएंगे, दैट इज 1 बाय में 2 कॉस ए प्लस में बी प्लस कॉस ए माइनस में बी। तो ए प्लस में बी करेंगे तो अल्फा ई नॉट बाय में 2 तो पहले ही आ जाएगा। कॉस ए प्लस में बी करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 पाई टी कॉमन ले लूँ, न्यू नॉट प्लस में न्यू प्लस में डेल्टा। और माइनस में करेंगे तो कॉस 2 पाई टी तो कॉमन ही आ जाएगा, न्यू नॉट माइनस में न्यू प्लस में क्या आ जाएगा आपका, डेल्टा। सो वी हैव दिस इक्वेशन P इज इक्वल्स टू अल्फा ई नॉट बाय में 2 कॉस 2 पाई न्यू नॉट प्लस में न्यू इंटू टी प्लस में डेल्टा और कॉस 2 पाई न्यू नॉट माइनस न्यू माइनस डेल्टा। इसी कह लो इक्वेशन नंबर 4। तो हमने ये फॉर्मूला लगाया आपका। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 जो थी वो क्या थी, P इज इक्वल टू अल्फा ई नॉट कॉस 2 पाई न्यू टी। ठीक है ना, तो ये हमारे पास इक्वेशन थी। तो यहाँ पे देख रही हो इस इक्वेशन को इससे थोड़ा सा कंपेयर करके चलो, तो इक्वेशन नंबर 3 से हमें जो है क्या मिला। सो यहाँ से हमारे पास क्या है कि आप देख रहे हो इसको इससे कंपेयर करेंगे तो हमें यहाँ पे देखो कि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी थी। नाउ इन दिस इक्वेशन वी हैव emitted जो लाइट है इट विल कंसिस्ट ऑफ 2 फ्रीक्वेंसीज। ठीक है ना, वन फ्रीक्वेंसी इज न्यू नॉट प्लस में न्यू एंड द सेकंड वन इज न्यू नॉट माइनस में न्यू। सो इक्वेशन नंबर 4 में आप देखोगे तो हमें जो है emitted जो वेव है इसके अंदर जो emitted लाइट जो है इसके अंदर हमें जो है 2 फ्रीक्वेंसीज देखने को मिल रही है। एक तो न्यू नॉट प्लस में न्यू है और एक क्या है, न्यू नॉट माइनस में न्यू है। सो यहाँ से आप ये भी कह सकते हो कि अगर सिर्फ और सिर्फ जो है हमारे पास जो डायपोल मोमेंट जो डेवलप हुआ है, ये जो डायपोल मोमेंट डेवलप हुआ है अगर इंटरनल स्टेट जो है मॉलिक्यूल के ऊपर, इसके ऊपर नहीं डिपेंड करता कि मॉलिक्यूल्स रोटेट कर रहे हैं, वाइब्रेटिंग मोशन है कि नहीं है, तो हमारे पास सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी हमें नजर आती है, दैट इज बेसिकली योर ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, तो हमें न्यू नॉट ही नजर आता है, न्यू नॉट टी ही नजर आता। बट अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंड्यूस डायपोल मोमेंट है दैट विल डिपेंड अपॉन द इंटरनल स्टेट्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स की इंटरनल स्टेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है और वी कैन से दैट जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इस फेस फैक्टर डेल्टा के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर डेल्टा के ऊपर डिपेंड नहीं करता तो देन इज ओके, पर डेल्टा के ऊपर डिपेंड कर रहा है और डेल्टा आपको पता है दैट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। तो डेल्टा वो हर मॉलिक्यूल के लिए क्या करता है, वेरी करता है। तो हर मॉलिक्यूल्स के लिए डेल्टा वेरी करता है। तो इस करके जो है हमें जो है 3 फ्रीक्वेंसीज नजर आती हैं, एक तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी, और एक दो और फ्रीक्वेंसी जो हमें नजर आती है दैट इज स्टोक्स लाइन एंड एंटी स्टोक लाइन। सो न्यू नॉट प्लस में न्यू हमें नजर आएगा और एक बार हमें क्या नजर आएगा, न्यू नॉट माइनस में न्यू। तो 3 तरह की जो है आप कह सकते हो फ्रीक्वेंसीज हमें जो है नजर आएंगी। तो 3 मॉडिफाइड फ्रीक्वेंसीज हमें क्यों नजर आती हैं, बिकॉज ऑफ दिस डेल्टा फैक्टर, क्योंकि ये जो डेल्टा फैक्टर है दैट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। और आप ये भी कह सकते हो हमें जो है 3 तरह की जो है वाइब्रेशंस हमें देखने को मिलती हैं। तो 3 तरह के जो है डाइपोल मूवमेंट हैं, 3 तरह की वाइब्रेशंस हैं डाइपोल मूवमेंट की। तो 3 फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो नजर आती हैं हमें, ठीक है ना, स्कैटर्ड लाइट में। और ये कैसी होती है, इनकोहेरेंट होती हैं। तीनों जो है आप ये नहीं कहोगे कोहेरेंट है, तीनों कैसी है, इनकोहेरेंट। डिस्कस द लिमिटेशन ऑफ क्लासिकल थ्योरी। तो क्लासिकल थ्योरी क्यों रिजेक्ट की गई थी, क्लासिकल थ्योरी में क्या लिमिटेशंस थी। तो सबसे पहले मैंने आपको बात की थी कि मैंने कहा था वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल मॉलिक्यूल जो है वो बहुत ही एसेंशियल कंडीशन है। आपको वाइब्रेशनल रोटेशनल मोशन कंसीडर करना पड़ेगा मॉलिक्यूल्स का, ओनली देन यू विल एक्सप्लेन द रमन स्कैटरिंग। तो क्लासिकल थ्योरी जो है रमन स्कैटरिंग कैसे एक्सप्लेन कर पाएगी, जब वो वाइब्रेशनल रोटेशनल मोशन कंसीडर करेगी। जब हमने वाइब्रेशनल रोटेशनल मोशन कंसीडर किया था तभी हमारे पास जो है एक न्यू फैक्टर जो है फेस फैक्टर जो है इंट्रोड्यूस हुआ था। सो अगर हम जो है ये कंसीडर कर रहे हैं, तो अगर हम ऑर्डिनरी टेम्परेचर की बात करते हैं तो उस पेस में जो है वाइब्रेशनल स्टेट जो है वो क्या हो जाती है, बहुत ही कम हो जाती हैं। और जैसे जैसे जो है हम हाई फ्रिक्वेंसी साइड पे अगर हम मूव करते हैं तो वाइब्रेशनल जो लेवल हैं, वाइब्रेशनल लेवल्स जो है बहुत ही कम, वो डिक्रीज ही होते जाते हैं, ठीक है ना, हाई वेव नंबर साइड पे। पर जो हमने देखा कि रमन शिफ्ट में जो है हमें जो है बहुत ही ज़्यादा जो है लार्ज शिफ्ट हमें नज़र आया, ठीक है ना। तो हमें बहुत ही ज़्यादा इंटेंस रमन लाइंस नज़र आई लार्ज फ्रिक्वेंसी साइड पे। तो ऐसा क्यों हुआ, इसकी एक्सप्लेनेशन जो है होना क्या चाहिए था, हमें जो है रमन शिफ्ट भी कम नजर आना चाहिए था और प्लस इंटेंस रमन लाइंस हमें नहीं नजर आनी चाहिए थी। पर यहाँ पे हमें क्या नजर आया कि इंटेंस रमन लाइंस हमें नजर आई विथ लार्ज रमन शिफ्ट। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही थी, ठीक है ना, हाई फ्रीक्वेंसी पे, तो इसकी एक्सप्लेनेशन जो है किसके पास नहीं थी, क्लासिकल थ्योरी के पास नहीं थी। इसके अलावा जो सेकंड अगर हम बात करें, सो यहाँ पे जो है अगर स्टोक्स लाइंस की बात करूँ या एंटी स्टोक्स लाइंस है, वो सेम मॉलिक्यूल्स में से निकल रही है, ठीक है ना। सेम मॉलिक्यूल से ही हमें स्टोक लाइन मिल रही है, सेम मॉलिक्यूल से हमें एंटी स्टोक लाइन मिल रही है। तो इसका मतलब अगर सेम मॉलिक्यूल से जो हमें स्टोक लाइन भी मिल रही है, सेम मॉलिक्यूल से एंटी स्टोक लाइन भी मिल रही है, तो इन दैट केस जो है दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए थी। और दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए थी, तो आप क्यों कहते हो कि स्टोक की जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा है एंटी स्टोक लाइन से। तो इसकी एक्सप्लेनेशन इनके पास नहीं थी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट इनके पास क्या था कि इन्होंने जो है इंटेंसिटी जो है आप कह सकते हैं इंडिविजुअल रोटेशनल रमन लाइंस जो है इनकी इंटेंसिटी सेपरेटली कैलकुलेट नहीं की थी, ठीक है। और आप ये भी कह सकते हैं नो क्वांटाइजेशन ऑफ रोटेशनल एनर्जीज कंटेम्पलेटेड, ठीक है ना। तो रोटेशनल एनर्जी की जो है हमारे पास अलग से जो है हमारे पास क्या आती हैं, इंटेंसिटीज आती हैं, उनकी उन्होंने कोई कैलकुलेशंस नहीं की थी, ठीक है। सो उन्होंने नहीं बताया था ये जो रोटेशनल एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड है मॉलिक्यूल्स की, तो इसकी कोई जस्टिफिकेशन जो है क्लासिकल थ्योरी के पास नहीं थी। सो इन सब की एक्सप्लेनेशन किसके पास थी, क्वांटम थ्योरी के पास थी। सो यहाँ पे मैंने आपको ये सब बता दिया कि वाइब्रेशनल रोटेशनल मॉलिक्यूल एसेंशियल कंडीशन थी रमन स्कैटरिंग के लिए, बट ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे वाइब्रेशनल स्टेट कम हो जाती हैं और हायर फ्रीक्वेंसी पे तो बिल्कुल ही कम हो जाती है। सो इन केस में जो ऑब्जर्व रमन लाइन थी वो लार्ज कैसे थी, लार्ज फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कैसे नजर आया, ठीक है ना। और कोई क्वांटाइजेशन कंडीशन उन्होंने नहीं दी थी रोटेशनल एनर्जी के लिए। सो इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्वांटम थ्योरी आई थी। तो सबसे पहले क्वांटम थ्योरी ने कैसे एक्सप्लेन किया था, उन्होंने कहा कि अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी a beam of frequency nu naught in the form of photon, each having energy h nu naught, when hit a molecule of scattered, three things might happen। तो उन्होंने क्या बोला कि जब भी जो है मान लो कोई भी मोनोक्रोमेटिक बीम है न्यू नॉट, ठीक है, जब भी जो है ये इसकी मान लो इसका ये जो मोनोक्रोमेटिक जो हम लाइट ले रहे हैं दैट इज इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, ठीक है ना, किसकी फॉर्म में है, फोटोन की फॉर्म में है। तो जब कोई भी फोटोन जो है किसी भी मॉलिक्यूल, यहाँ पे हमने सैंपल लिया हुआ है, तो किसी भी मॉलिक्यूल के साथ जो है क्या करेगा, इंट्रैक्ट करेगा, या आप कह सकते हो हिट करेगा ऐसे। तो 3 तरह की पोजिशन आप कह सकते हो 3 तरह की जो है चीजें पॉसिबल है। सबसे पहली थिंग क्या होगी कि मॉलिक्यूल माइट मेयरली डेविएट द फोटोन विदाउट ऑब्जर्विंग इट्स एनर्जी एंड रिजल्ट इट्स द अपीयरेंस ऑफ अनमॉडिफाइड लाइन इन द स्कैटर्ड बीम। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो फोटोन है, ये फोटोन जो है मान लो ये जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल ने जो है बिल्कुल भी फोटोन को ऑब्जर्व नहीं किया, जब कुछ भी एनर्जी इसने ऑब्जर्व नहीं करी, तो जब इसके साथ टकराया तो स्कैटर्ड होके इसने क्या कर दिया, सेम जो है
फ्रीक्वेंसी हमें जो है स्कैटर्ड बीम हमें दे दी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लाइन थी वो कैसी थी, अनमॉडिफाइड, क्योंकि ये जो लाइन थी जो हमें रमन स्पेक्ट्रा में जो लाइन नजर आई उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रही, सेम रही, क्योंकि ये जो फोटोन है इस एटम ने, इस मॉलिक्यूल ने जो ऑब्जॉर्व नहीं किया, सिर्फ इसके साथ हिट हुआ, इससे डेविएट हुआ और स्कैटर्ड होके जो है हमें जो है सेम हमें जो है लाइन हमें जो है नजर आती है, ठीक है ना। सो अनमॉडिफाइड लाइन आप कह सकते हो हमें स्कैटर्ड बीम की नजर आई, यानी कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी थी दैट इज सेम एज दैट ऑफ इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। नाउ द सेकेंड वन में क्या हुआ कि मान लो कुछ जो है मॉलिक्यूल ने कुछ पार्ट जो है एनर्जी को ऑब्जॉर्व किया, ठीक है ना, एनर्जी को ऑब्जॉर्व किया तो उसकी वजह से जो है मॉडिफाइड हमें स्टोक्स लाइंस मिली, ठीक है ना। अब जो भी उसने मान लो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी मान लो न्यू नॉट थी, तो उसने जो है बहुत ही कम कुछ पार्ट जो है फ्रीक्वेंसी का मान लो न्यू डैश उसने ऑब्जर्व किया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे हमारे पास सेकंड नेचर क्या था कि एच न्यू नॉट फोटोन आया, फोटोन ने जो है मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड किया, मॉलिक्यूल को हिट किया, तो इस मॉलिक्यूल ने बहुत ही कम मान लो कुछ फ्रीक्वेंसी जो है ऑब्जॉर्व कर दी, ठीक है ना, और कुछ फ्रीक्वेंसी ऑब्जॉर्व कर दी तो स्कैटर्ड में हमें जो मिली, तो स्कैटर्ड में हमें जो है मान लो एच न्यू डैश मिला, और ये जो न्यू डैश की जो एनर्जी थी दैट इज बेसिकली क्या है, लेस देन न्यू नॉट। तो यहाँ पे जो हमें जो फ्रीक्वेंसी जो स्कैटर्ड हमें फ्रीक्वेंसी मिली है वो क्या थी, लेस देन थी न्यू नॉट से। तो फ्रीक्वेंसी जो मॉलिक्यूल की फ्रीक्वेंसी थी उससे बहुत ही इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थी उससे थोड़ी सी कम थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये हुआ, तो ये जो हमारे पास मॉडिफाइड लाइंस जो हमें नजर आई दैट इज स्टोक्स लाइंस। उसके बाद क्या हुआ, द मॉलिक्यूल इटसेल्फ बीइंग एक्साइटेड state impart some of intrinsic energy to the photon, give rise to anti-Stoke line and that frequency is greater than that of incident radiation। तो अब सेकंड में क्या हुआ, थर्ड केस क्या था कि इसने तो कुछ पार्ट एनर्जी को ऑब्जॉर्व किया, ठीक है ना, बाकी स्कैटर्ड कर दिया। सो यहाँ पे जो हमें मॉडिफाइड फ्रीक्वेंसी हमें क्या मिली, न्यू डैश मिली, एंड न्यू डैश दैट इज लेस देन न्यू नॉट। और यहाँ पे क्या हुआ कि मॉलिक्यूल ने ना एनर्जी ऑब्जॉर्व करी, फोटोन को ऑब्जॉर्व किया, मॉलिक्यूल ने फोटोन को ऑब्जॉर्व किया, तो ये जो है हायर लोअर स्टेट को छोड़ के कहाँ चला गया, एक्साइटेड स्टेट में चला गया। एंड देन जब एक्साइटेड स्टेट से लोअर स्टेट में आया, ठीक है ना, सो जब उसने अपनी एनर्जी जो है कुछ जो है किसको दे दी, फोटोन को दे दी, इंसिडेंट फोटोन को कुछ एनर्जी जो है इम्पार्ट करी, तो उसकी वजह से जो है हमें जो फ्रीक्वेंसी मिलती है दैट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ इंसिडेंट फोटोन। तो इसने जो फ्रीक्वेंसी जो एमिट करी दैट इज ग्रेटर देन किससे, जो हमारी इंसिडेंट फोटोन है उससे ज्यादा है, ठीक है। मान लो न्यू डबल डैश ले लो आप, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हुआ कि जब एटम एक्साइटेड स्टेट में गया तो उसने जो है कुछ एनर्जी जो है इंसिडेंट फोटोन को भी दे दी, और उसकी जो है फिर उसकी जो हमें स्कैटर्ड होके मिली तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, ज्यादा थी इंसिडेंट रेडिएशन से। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट तीनों स्टेप इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया था। सो मान लो कि मॉलिक्यूल है उसको जो है हमने किसी रेडिएशन न्यू नॉट में से जो है हमने एक्सपोज करवाया, कोई मॉलिक्यूल है उसकी खुद की एनर्जी ईपी है, उसने जो है कुछ रेडिएशन न्यू नॉट के साथ इंटरेक्ट किया, तो आफ्टर कोलिजन मान लो उसकी एनर्जी ईक्यू हो गई एंड द फोटोन जो स्कैटर्ड हुआ उसकी फ्रीक्वेंसी मान लो न्यू डैश है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये मॉलिक्यूल है इसकी खुद की एनर्जी ईपी थी, ठीक है, तो इस न्यू नॉट को हमने इसके ऊपर इंसिडेंट करवाया, ठीक है ना, तो इंसिडेंट इंटरेक्ट करा इसके साथ तो उसकी खुद की एनर्जी क्या हो गई, ईक्यू हो गई, और ये जो हमारे पास न्यू नॉट निकला है दैट जो स्कैटर्ड होके निकला है दैट इज न्यू डैश, ठीक है। सो हमने यही किया कि ईपी को हमने इंसिडेंट करवाया न्यू नॉट से, आफ्टर कोलिजन उसकी एनर्जी मान लो ईक्यू हो गई, और जो स्कैटर्ड फोटोन निकला उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, न्यू डैश हो गई। क्लियर। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लगा सकते हैं, ऑफकोर्स वी कैन अप्लाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इनिशियल फोटोन की फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट है तो एनर्जी कितनी, एच न्यू नॉट। इनिशियली एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज ईपी, आफ्टर कोलिजन एनर्जी इज ईक्यू एंड आफ्टर दिस एच न्यू डैश। अब यहाँ पे देखो ये तो ठीक है, क्या इसमें हम काइनेटिक एनर्जी नहीं जोड़ेंगे। सो जो मॉलिक्यूल हमारे पास जो यहाँ पे हमने फोटोन लिया है जो इसके पर इंसिडेंट हुआ इसकी खुद की क्या होगी, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, और यही स्कैटर्ड होके गया है तो इसकी खुद की क्या होगी, कुछ ना कुछ स्कैटर्ड काइनेटिक एनर्जी होगी। क्लियर हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप लगा सकते हो, ठीक है ना। एच न्यू नॉट प्लस में ईपी हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच न्यू डैश प्लस में ई क्यू प्लस हाफ एम वी डैश स्क्वायर। मान लो वी वेलोसिटी थी इनिशियल एंड फाइनली जो स्कैटर्ड फोटोन की वेलोसिटी है दैट इज वी डैश, ठीक है। सो अब देखो अगर हम टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं करते हैं ड्यू टू कॉलिजन, तो जब टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा तो इन दैट केस जो हमारी काइनेटिक है, जिस काइनेटिक एनर्जी से फोटोन आ रहा था उसी काइनेटिक एनर्जी से फोटोन जो है वो क्या होगा, स्कैटर्ड होगा, तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी वो सेम रहेगी। सो जब काइनेटिक एनर्जी सेम है वी कैन कट दिस वन ना, तो हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। सो एच न्यू नॉट इज प्लस में ईपी इज इक्वल टू एच डैश एच न्यू डैश प्लस में ई क्यू, एंड एच कॉमन ले लेंगे तो न्यू डैश माइनस में न्यू नॉट इज इक्वल टू ईपी माइनस में ई क्यू, एंड वी कैन ऑल्सो से दैट कि न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू नॉट प्लस में ईपी माइनस में ई क्यू बाय में एच,
ठीक है। तो यहाँ पे अगर EP इज इक्वल टू EQ, अगर EP EQ के इक्वल है तो इन दैट केस हमारे पास क्या हो जाएगा, ये फैक्टर 0 हो जाएगा, तो न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू नॉट। यानी कि जब जो हमारा जो भी मॉलिक्यूल है उसकी एनर्जी जो है बिफोर और आफ्टर कोलिजन सेम रहती है, तो इसका मतलब क्या होगा कि उसने कोई भी फोटोन ऑब्जर्व ही नहीं किया, तो बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन सेम रहती है, तो हमें कौन सी लाइन मिलेगी, अनमॉडिफाइड लाइन मिलेगी। लेकिन अगर मान के चलते हैं कि जो एनर्जी है EQ की अगर इंक्रीज हो गई EP से, सो न्यू डैश विल बी लेस देन न्यू नॉट, ठीक है ना। सो अगर EP जो है लेस देन है EQ, मतलब EQ जो स्कैटर्ड फोटोन है उसकी एनर्जी ज्यादा है, किससे, जो हमारा इनिशियल जो फोटोन था, जो स्कैटर्ड मॉलिक्यूल उसकी एनर्जी ज्यादा है, किससे, जो हमारा इनिशियल मॉलिक्यूल था। सो इन दैट केस जो है हमें कौन सी लाइंस मिलेगी, यानी कि न्यू डैश इज लेस देन न्यू नॉट, दैट इज स्टोक्स लाइंस। और नेक्स्ट में क्या होगा, जब EP यानी कि जो हमारा इनिशियल वाला है उसकी एनर्जी ज्यादा है, किससे, जो स्कैटर्ड फोटोन है उससे और स्कैटर्ड मॉलिक्यूल है उससे, इन दैट केस न्यू डैश इज ग्रेटर देन न्यू नॉट एंड देन वी हैव एंटी स्टोक लाइंस। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट था। तो फंडामेंटल फीचर्स में आप देखोगे कि रमन इफेक्ट जो है 2 स्टेप प्रोसेस है। पहले स्टेप में क्या होगा कि जो भी हम फोटोन जो है वो आएगा, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, और फोटोन आएगा वो इंटरेक्ट करेगा मॉलिक्यूल के साथ। सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि वो इंटरेक्ट करने के बाद जो हमें दोबारा से क्या मिलेगा, फोटोन का एमिशन होगा। वी हैव सम सिलेक्शन रूल फॉर ट्रांजिशन। अब मैंने आपको बताया था रोटेशनल एनर्जी कंजर्व है, ये नहीं बताया था। सो रोटेशनल एनर्जी डायटोमिक मॉलिक्यूल के केस में आपने निकाला है, दैट इज EJ इज इक्वल टू JJ प्लस 1 H कट स्क्वायर बाय में 2I। बहुत अच्छे से हमने एनर्जी लेवल्स पढ़े हैं, तो वीडियो आपको मिली हुई है, आप आराम से देख सकते हो। सो सिलेक्शन रूल अगर हम देखें यहाँ पे डेल्टा J इज प्लस माइनस 1 होता है, आपके पता है वही अलाउड रोटेशनल लेवल है जिनके लिए डेल्टा J क्या होगा, प्लस माइनस 1 है। सो इसी में ही जो है मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, आपके जंप करते हैं, ठीक है, इन्हीं लेवल्स के अंदर। तो रमन इफेक्ट जो है 2 स्टेप प्रोसेस है। तो सिलेक्शन रूल यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डेल्टा J इज 0 और प्लस माइनस 2। सो जब डेल्टा J प्लस माइनस 2 है तो प्योरली रोटेशनल ट्रांजिशन के लिए डेल्टा J की वैल्यू क्या होनी चाहिए, प्लस माइनस 2। अगर हम कंसीडर करें, क्योंकि डेल्टा J अगर 0 है तो चेंज आएगा एनर्जी में, सो डेल्टा J इज प्लस माइनस 2 ही प्योरली रोटेशनल ट्रांजिशन के लिए है। सो यहाँ पे अगर चेंज इन डायटोमिक मॉलिक्यूल की एनर्जी में अगर मैं चेंज देखूं, दैट इज EP माइनस में EQ, क्योंकि आपको पता है इनिशियली इज EP, जो मॉलिक्यूल की एनर्जी थी EP थी, और फाइनल दैट इज EQ। सो चेंज इन एनर्जी जो है वो दैट इज EP माइनस में EQ, दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा E। सो यहाँ पे जो है लेवल क्या होगा, J प्लस 2 लेवल से J में ट्रांजिशन होगी। सो EJ प्लस में 2 से माइनस में EJ। सो H कट स्क्वायर बाय में 2I, यहाँ पे आप J प्लस में 2 पुट करोगे तो J प्लस में 2, J प्लस में 3 माइनस J प्लस 1। तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट कर लोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, H कट स्क्वायर बाय में 2I, 4J प्लस में 6 और डेल्टा इज इक्वल टू H कट स्क्वायर बाय में 4 पाई स्क्वायर I, 2J प्लस में 3। सो जो रमन शिफ्ट है स्टोक्स लाइंस की, दैट इज गिवन बाय न्यू डैश माइनस में न्यू नॉट, जिसको हम डेल्टा न्यू कहते हैं, एंड दैट इज डेल्टा E बाय में H से आप डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे H बाय में 4 पाई स्क्वायर I, 2J प्लस में 3, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। ये क्या है, रमन शिफ्ट हमने निकाली है 4, किसके लिए, ये आपकी दैट इज फॉर स्टोक्स लाइंस। और एंटी स्टोक्स लाइंस के लिए क्या हो जाएगा, सेम होगा बट विथ माइनस साइन। सो माइनस H बाय में 4 पाई स्क्वायर I, 2J प्लस में 3। सो J विल वेरी फ्रॉम 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। एंड डेल्टा न्यू अगर मैं देखूँ तो दैट इज प्लस माइनस H बाय में 4 पाई स्क्वायर I, 2J प्लस में 3। सो ये जो है हमारे पास अलाउड ट्रांजिशंस हैं। तो रमन स्पेक्ट्रा की अलाउड ट्रांजिशंस जो है वो क्या है, डेल्टा न्यू इज प्लस माइनस H बाय में 4 पाई स्क्वायर I, 2J प्लस में 3। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब हम J की वैल्यू 0 लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, ठीक है। सो अलाउड लेवल्स में जो है क्या होंगी, हमारी ट्रांजिशंस होंगी। सो जब हमें एंटी स्टोक लाइन्स हमें कब मिलेंगी, तो J 1 से 0 में आ जाएगा, या 3 से 1 में आएगा, या 4 से 2 में आएगा। तो आप देख रहे हर बार में डेल्टा J इज चेंजिंग बाय 2 एंड हेयर डेल्टा J इज चेंजिंग बाय, ऑफ कोर्स हेयर इज ऑल्सो he is also changing by that is delta J is changing by 2, ठीक है ना। सो 1 से 3 में एंड देन 2 से 4 में। सो यहाँ पे हमने देख लिया है कि जो स्पेसिंग है लाइंस की, दैट इज ऑब्टेन्ड बाय इक्वेशन नंबर 2 जो हमने देखी थी, ठीक है। और आप देख सकते हो कि जो होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रोटेशनल वाइब्रेशनल लेवल एग्जिस्ट नहीं करता उनके अंदर, पर उसमें रमन इफेक्ट जो है वो शो करते हैं, ठीक है। तो इन ये जो मॉलिक्यूल्स हैं बेसिकली रमन इफेक्ट जो है क्या करते हैं, शो करते हैं। सो ये आपको जो है आप ये बना सकते हो। तो ये हमारे पास न्यू है एंड दैट इज न्यू माइनस में 3 न्यू डैश, ठीक है।
सो न्यू माइनस में 5 न्यू डैश इस तरह से है, ठीक है। तो ये एंटी स्टॉक लाइन्स एंड दिस इज योर स्टॉक लाइन्स। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।